है साथियों, कौन सा नहीं है? चिंतन प्रक्रिया इसमें आपका नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े और देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि अपने बढ़िया तरीके से दोस्त बना लेते हैं और दोस्त जो भी बोलते हैं, जो भी राय मशुरा करते हैं, बस वही सत्य है। घर वालों के द्वारा बताई गई बातें निरर्थक हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर इसे गोल्डन एज कहा जाता है। साथियों आप सभी जान गए होंगे, इस अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। साथियों आप जान गए होंगे कि कौन सी अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। वह बात कर रहा हूं मैं किशोरावस्था की। मैंने आंसर ही बता दिया आप सभी को, कोई बात नहीं साथियों। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप के सक्रिय यानी कि एक्टिव सदस्य इसमें हो जाते हैं? कौन सी अवस्था है? क्या पूर्व बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, या फिर किशोरावस्था? जी हाँ साथियों, यह है एडोलसेंस पीरियड यानी कि किशोरावस्था। इसमें बच्चे के जो फ्रेंड होते हैं वही सबसे ज़्यादा बच्चे उन्हीं की मानते हैं, घर वालों को इसमें महत्व नहीं देते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास के अंदर आज कि बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का हमें टाइम पीरियड पूछा है। क्या 5 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है? जी नहीं, 12 वर्ष तक होती है, या कोई नहीं होती है। तो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड पीरियड टाइम पूछा हमें, तो वह होती है 12 वर्ष तक की। ठीक है साथियों, सेकंड ऑप्शन आप सभी ने टिक लगा दिया होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। अभी हमने आपके सामने बात भी की थी कि गोल्डन एज किस अवस्था को कहा जाता है। बताइएगा साथियों, क्या शेषावस्था को कहा जाता है, क्या किशोरावस्था को कहा जाता है, क्या बाल्यावस्था को कहा जाता है, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है? बताइए। गोल्डन एज यानी कि सुनहरी अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था के अंदर बच्चा, मैं बात करूं, हीरो वर्कशॉप बनने की कोशिश करता है कि सभी के सभी जो भी दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, रिश्तेदार हैं, सभी किसकी यानी कि जो किशोर है यानी कि किशोर जो बालक बालिका है, सभी अपने आप में हीरो बनने की कोशिश करते हैं इस एज के अंदर। कौन सी एज के अंदर? किशोरावस्था के अंदर। तो एक सुनहरी अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है, आंधी तूफान की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। सबसे ज्यादा समस्याओं के उलझन की अवस्था इस अवस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? किशोरावस्था को। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप बहुत बढ़िया आंसर इसमें करने वाले हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है यानी कि खिलौने की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था को कहेंगे हम? क्या पूर्व बाल्यावस्था को कहेंगे, क्या उत्तर बाल्यावस्था को कहेंगे, या शेषावस्था को कहेंगे, या फिर उपयुक्त सभी को हम कहेंगे? बताइए साथियों, खिलौनों के माध्यम से बच्चा कौन सी अवस्था के अंदर खेलता है? आप बताइए, खिलौनों के माध्यम से बच्चा कौन सी अवस्था में खेलता है? बताइए, यह होगा शेषावस्था। शेषावस्था के अंदर बच्चे को खेलने का एकमात्र साधन क्या होता है? खिलौना ही होता है। खिलौने के माध्यम से ही वह खेलता है और अनेक चीजें सीखता है। जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था की उम्र में आएगा तो वह खिलौनों के साथ फील्ड के अंदर भी खेलना शुरू कर देता है, मैदान के अंदर भी थोड़ा खेलना शुरू कर देता है। लेकिन खिलौने की अवस्था पूछ ली जाए तो शेष अवस्था ही आपकी होगी। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी हम इसे कह सकते हैं। इसकी भी एज पूछी गई है हमें, कितनी एज है? जन्म से 24 महीने तक की एज होती है? जी नहीं, 7 से 11 वर्ष तक की होती है, या 2 से 7 वर्ष की होती है, या 11 से प्लस वर्ष की होती है। साथियों यह प्रश्न पूछा गया है हमसे जीन पियाजे को लेकर। जीन पियाजे ने जो उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई है। इन चारों अवस्थाओं में बहुत भर के क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है, ये अवस्थाएं कितनी एज की होती है, कौन सी अवस्था
कितने एज तक चलती है, कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे इन अवस्थाओं के अंदर करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इस अवस्था को कहा जाता है। इसकी एज होगी साथियों 2 से 7 वर्ष की। कितनी होगी? 2 से 7 वर्ष की। अच्छा, आप मुझे बताइए 7 से 11 वर्ष की एज कौन सी अवस्था कहेंगे? उसे कहेंगे हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी कहेंगे साथियों? उसे हम कहेंगे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और 11 से वर्ष से अधिक कौन सी अवस्था कहेंगे? उसे हम कहेंगे उसे ऑपरेशनल स्टेज यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इस अवस्था के अंदर आपको पता है बच्चों कि इसमें बच्चा तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। एडोलसेंस अवस्था इसके अंदर बच्चों की शुरुआत हो जाती है। तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे को लेकर बताई गई हैं, उनका हम आगे देखने वाले हैं और अच्छे से आगे बढ़े और देखें कि और क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया साथियों, हमने जस्ट अभी आपके सामने उत्तर बताया है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की एज आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। जन्म से 24 महीने तक जी नहीं, 7 से 11 वर्ष तक साथियों, 7 से 11 वर्ष तक तो आप बताएंगे कि यह तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। 2 से 7 वर्ष जी नहीं, ये भी आप बताएंगे कि सर ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन यानी कि 11 वर्ष से अधिक, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की एज कौन सी होती है? जीन पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से अधिक। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है? यानी कि सजीव और निर्जीव के अंदर फर्क करने वाली जो प्रक्रिया है, उस जो प्रकृति है, उसको पियाजे मोधे ने क्या नाम दिया है? बताइए। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिफरेंट करने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? क्या कल्पना है? इमेजिनेशन है? जी नहीं। क्या केंद्रीकरण है? सेंट्रलाइजेशन है? जी नहीं। वस्तु स्थायी है? ये भी नहीं है। सजीव चिंतन कौन सा होगा साथियों? बिल्कुल ऑप्शन आप सभी ने कौन सा चूज किया है? इसमें 3rd ऑप्शन आप सभी ने चूज किया है, यानी कि सजीव चिंतन के, यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है बच्चों के अंदर, सजीव और चिंतन में फर्क नहीं कर पाता है। वह सूर्य को भी क्या कहता है कि आज बड़ा उदास हो रहा है, सूर्य निकल नहीं रहा है, और यह कहता है कि सूर्य जो होता है, सूरज जो होता है मेरे साथ साथ चल रहा है। तो बच्चों के अंदर सूरज के प्रति कैसी भावना हो गई? सजीव हुई या नहीं हुई? एक गाड़ी होती है, खिलौना जिसको रूप देता है तो उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। बच्चे एक गुड़िया के पास जो खिलौना होता है गुड़िया वाला, उसको वो रानी बनाती है, सजाती है। तो ये सारे के सारे बच्चे कौन सी स्टेज के अंदर कर रहे हैं? 2 से 7 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे कहते हैं कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्थाएं देखने को मिलती है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्थाएं जो होती है साथियों, इसमें बच्चे के अंदर सजीव चिंतन का गुण नहीं पाया जाता है। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जीन पियाजे। निर्जीव और सजीव वस्तुओं के अंदर गुण जो भी प्रकृति होती है वो सजीव चिंतन होता है, और वह इस अवस्था के अंदर बच्चों को बैठ नहीं पाता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? देखिएगा, अगले प्रश्न की हम बात करें आपके सामने। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, यानी कि पूर्व विद्यालय का बालक ये कहता है, इसका मतलब इसमें एज दे दी। जीन पियाजे ने, एग्जामिनर ने इसमें एज दे दी। पूर्व विद्यालय का मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड का मतलब हो गया कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कहता है कि सूर्य उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? बताइए साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमें पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। बताइए, क्या सजीव चिंतन की बात इसमें की जा रही है? क्या परिपक्वता की इसमें बात की जा रही है? क्या केंद्रीयता की बात की जा रही है? या फिर वस्तु स्थायित्व की बात की जा रही है? कि एक बालक ये कह रहा है कि सूर्य उदास है, यानी कि बालक जो सूर्य को ये समझ रहा है कि सूर्य एक सजीव प्राणी है, उसके अंदर जीव है, ये समझ रहा है। तो इसमें किस
की बात की जा रही है, इसमें बात की जा रही है साथियों, सभी का ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 नंबर, सजीव चिंतन की बात की जा रही है, क्योंकि सूर्य के अंदर बच्चा सजीव रूप देख रहा है, महसूस कर रहा है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चल रहा है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, मुड़ने का भी अनुकरण कर रहा है और बच्चे की बात भी सुन रहा है, यानी कि सूरज को एक खिलौने बच्चे ने समझ लिया है, ये मानिएगा आप। और खिलौना किस तरह का, बिल्कुल अपने एक सजीव तरीके से कि जो सूरज है वह बच्चे के साथ साथ में चल भी रहा है, घूम भी रहा है और अनुकरण भी कर रहा है और उनकी बातें भी सुन रहा है। तो ये कथन बालक के किस लक्षण की ओर हमें इंगित कर रहा है साथियों, बताइए। परम अहम केंद्रीयता की बात की जा रही है, केंद्रीयता की बात की जा रही है, वस्तु स्थिर की बात की जा रही है, या फिर सजीव चिंतन की बात की जा रही है। साथियों आपने इसमें ऑप्शन चूज कर लिया होगा, ऑप्शन आंसर आपने कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का थर्ड ऑप्शन हो गया। इसमें आपका अब क्लियर हो गया होगा साथियों कि जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था यानी कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर सजीव चिंतन का गुण बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। यह अवस्था बच्चों की कौन सी होती है, पूर्व सक्रियात्मक होती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, अगला प्रश्न होगा आपका। प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर अध्ययन करने वाले, स्टडी करने वाले पहले साइकोलॉजिस्ट कौन थे, बताइएगा। लेविन मोधे थे, हल थे, जीन पियाजे थे, या फिर वॉटसन थे, बताइए साथियों। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, आपने टिक लगा दिया होगा। जीन पियाजे के द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी दी गई थी और इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बताया कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। इसमें बताया कि विकास की साथियों कितनी अवस्थाएं होती हैं, विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कितनी बताई? 4 अवस्थाएं बताई। और चारों अवस्थाओं में से एग्जाम के अंदर भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे हर बार। ठीक है साथियों, अच्छे से तैयार करना है हमें और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। देखते हैं, अनुप्रैक्टिकात्मक है, प्रतीकात्मक है, स्वकेंद्रित है, या फिर स्कीमा है। देखिए साथियों, जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक संरचना को, संज्ञानात्मक जो भी विकास की संरचना है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है। वो दिया है कि हमारे दिमाग में अनेक सारी चीजें चलती रहती है, हम हर व्यक्ति के प्रति जो भी धारणाएं रखते हैं, उनसे बोलने का, चलने का, बात करने का, जो भी हमारे दिमाग के अंदर चीजें फिट हो रखी है, उन सभी को इन्होंने एक नाम दिया है। वो नाम दिया है स्कीमा। क्या दिया है? स्कीमा। स्कीमा के माध्यम से ही जो मानव प्राणी होता है वह क्या करता है? एक्टिविटी करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। संज्ञानात्मक संरचना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा स्कीमा की बताई गई है कि स्कीमा हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वह यहाँ पर काम करता है साथियों। ठीक है साथियों, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, निम्न में से कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत। आप सबसे पहले तो ये देखिएगा कि कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया। कोलबर्ग महोदय के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया। क्लियर? अब इनके द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। देखते हैं कौन सी नहीं है। प्राक रूढ़िगत अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, या पश्चात रूढ़िगत अवस्था। जी हाँ साथियों, इनमें 4 ऑप्शनों में से 3 अवस्थाएं नैतिक विकास के सिद्धांत की यानी कोलबर्ग की द्वारा दी गई है, एक नहीं दी गई है। कौन सी होगी बताइएगा। सभी के सभी इसमें आंसर करने वाले हैं थर्ड ऑप्शन। जी हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज की बात करूं तो सेंसरी मोटर स्टेज यह जीन पियाजे के द्वारा दी गई पहली अवस्था होती है। इनमें से यह अवस्था किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा। और बाकी तीनों की तीनों अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई है? कोलबर्ग के द्वारा। प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और पश्चात रूढ़िगत। ठीक है साथियों, अब तीनों अवस्थाओं के अंदर भी हर अवस्था में 2-2 चरण इन्होंने यानी कि 2-2 स्टेज इन्होंने बताई है। टोटल मिला के 6 स्टेज हो गई। 3 चरणों के अंदर यानी कि 3 अवस्थाओं के अंदर 2-2 स्टेज
दी गई है कॉलबर्ग के द्वारा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कॉलबर्ग को लेकर ही आ गया है। कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है, यानी कि कॉलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है उनमें से इनमें से कौन सी एक अवस्था है, चुन लीजिए। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे की है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था ये भी जीन पियाजे की है सर, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये भी जीन पियाजे की है, कौन सी बच गई साथियों, लगा दीजिए टिक। सेकंड ऑप्शन पर परंपरागत है, यानी कि बीच की अवस्था। नैतिक विकास के सिद्धांत में कॉलबर्ग के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई है उनमें से 3 अवस्थाओं में से बीच वाली अवस्था परंपरागत अवस्था है। तो इसमें आप सभी ने कौन सा ऑप्शन लगाया है, बी ऑप्शन लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सिगमंड फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के लिए जिन स्थलों पर किया उसके नाम हैं, यानी कि सिगमंड फ्रायड मोधे ने मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया है साथियों, उस सिद्धांत के अंदर एक व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जाएं होती है उनको इन्होंने क्या नाम दिया है, देखते हैं क्या नाम दिया है। इदम परमहम, अहम या परमहम, कोई नहीं, या फिर इदम अहम परमहम परायम। साथियों तीनों की तीनों ही नाम इन्होंने दिए हैं, इदम अहम और परम अहम। किसके द्वारा दिए गए हैं, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए हैं। क्लियर हो गया आप सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा एरिक्सन को लेकर। एरिक्सन की मानव विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि एरिक्सन मोधे के द्वारा मानव विकास की कौन सी अवस्था बताई गई है, बताइएगा। क्या संज्ञानात्मक अवस्था बताई गई है, जी नहीं। संज्ञानात्मक अवस्था तो आप बताएंगे कि सर ये तो जीन पियाजे मोधे के द्वारा दी गई है, बिल्कुल राइट, ये तो होगा ही नहीं। मनोलैंगिक विकास की अवस्था, जी नहीं साथियों। मनोलैंगिक विकास की अवस्था में किसके द्वारा दी गई है साथियों, ये भी फ्रायड के द्वारा दी गई है। ठीक है साथियों, ये पियाजे की हो ही गई। और मनोविश्लेषणात्मक अवस्था ये भी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है साथियों। तो बच गई कौन सी एक, आप सभी ने बताया है इसमें सी ऑप्शन। तो साथियों मनोसामाजिक अवस्था, एरिक्सन मोधे के द्वारा कौन सी अवस्था दी गई है, मनोसामाजिक अवस्था दी गई है। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया ना आपका, आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए प्रश्न कह रहा है कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन मोधे ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की। कितनी अवस्थाएं प्रस्तावित की, 8 अवस्थाएं। एरिक्सन मोधे ने कौन सी उम्र से लेके कहां तक 8 अवस्थाएं बताई गई है। सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि एरिक्सन मोधे ने मनोसामाजिक विकास को लेकर 8 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। तो इनमें से कहां तक बताई, क्या जन्म से मृत्यु तक 8 अवस्थाएं बताई, क्या जन्म से किशोरावस्था तक बताई, क्या जन्म से बाल्यावस्था तक बताई, क्या जन्म से युवावस्था तक बताई। साथियों मैं आपके सामने बात करूं, एरिक्सन मोधे ने जो विकास की 8 अवस्थाएं बताई है वह फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जन्म से मृत्यु तक, यानी कि गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक ही 8 अवस्थाओं का विवरण दिया है, उनकी बात करी है। किसके द्वारा, एरिक्सन मोधे के द्वारा। क्लियर हो गया आप सभी को। आगे बात करते हैं हमारा सेमीफाइनल क्वेश्चन आज का। फ्रायड के अनुसार निम्न में से, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों पर, किस पर, जननांगों पर की तरफ जाता है। ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार पूछा गया हमसे। तो मुख्य अवस्था की बात की जा रही है, गुद्धीय अवस्था की बात की जा रही है, लैंगिक अवस्था की बात की जा रही है और प्रसूति अवस्था की बात की जा रही है। साथियों सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि मुख्य अवस्था तो मुंह से जो भोजन ग्रहण करने वाली अवस्था है, गुद्धीय अवस्था गुदा वाली अवस्था है, प्रसूति अवस्था प्रसव वाली अवस्था होती है, और जो लैंगिक अवस्था होती है वह कौन सी अवस्था होती है, जननांगों वाली अवस्था होती है। तो थर्ड ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों, लैंगिक अवस्था हो जाएगी फ्रायड के अनुसार। आगे देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव का, तनाव का काल कहा जाता है। यानी कि हमने बात की थी कि विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे अत्यधिक दबाव का काल, तनाव का काल, संघर्ष का काल, समस्याओं का काल, उलझन की अवस्था, हीरो वर्कशॉप की अवस्था, गोल्डन एज,
किस अवस्था के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है? बताइएगा साथियों। क्या वह किशोरावस्था के अंदर देखने को मिलती है, क्या वह मध्यावस्था के अंदर देखने को मिलती है, क्या प्रौढ़ावस्था के अंदर देखने को मिलती है, या फिर वृद्धावस्था के अंदर देखने को मिलती है? जी हाँ साथियों, यह देखने को मिलती है। आप सभी का ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, किशोरावस्था। सभी का राइट ऑप्शन इसमें किशोरावस्था। अब आप मुझे ही बता दीजिए, किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव का काल, तनाव का काल, संघर्ष का काल किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है साथियों? स्टेनली हॉल ने यह कहा है कि किशोरावस्था जो होती है यह एक किशोर बालक बालिकाओं के मध्य उलझन की अवस्था होती है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल होती है। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनली हॉल के द्वारा यह कहा गया है। साथियों, आप सभी ने आज के क्लास के अंदर ये इतने सारे पीआईक्यूज यानी कि एमसीक्यूज देखे हैं जो कि हमारी एग्जाम के अंदर हमें बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आप आज की क्लास को सभी को शेयर करेंगे, अपने साथियों तक जो भी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। और आप जितना प्यार हमें देंगे तो साथियों हमें भी मोटिवेट मिलेगा, आगे की क्लास से और अच्छे ढंग से हम आपके सामने लेकर आएंगे और आपके बरोबर या आपसे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, ये मानिएगा। क्योंकि साथियों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो एक मेहनत करने का जो हमें मिलता है वो आपका प्यार ही मिलता है साथियों। तो मैं चाहता हूं कि आज की क्लास को आप सभी व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, ताकि रिट पात्रता परीक्षा में जो हमारी क्लास है, हमारा जो चैनल है, वो सभी के लिए मददगार साबित हो और हम जो आने वाली रिट भर्ती परीक्षा है उसके लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर बड़ी फैमिली हम तैयार कर सकें। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जब तक आप अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।